मैं और मेरे दोस्त हरीश और गुलमोहर गुलमोहर को हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसी गाड़ी चला रहा है, आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, आ चला अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है, चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसीलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे, देखा इंजन गर्म हो चुका है, बोनट से धुआं बाहर आ रहा है। हरीश ने कहा, रुको, मैं अभी 5 मिनट में आया। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडी करो गाड़ी को। हरीश की आवाज़ बैठी हुई और भर्राई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तब से उसकी आवाज़ बैठी हुई भर्राई सी हो गई थी, कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज़ सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर गुल्लू कुछ काँप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल खत्म होने वाला है और इतने से पेट्रोल में हम मैसूर कैसे पहुंचेंगे। उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। दिसंबर की रात थी और धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया। मैंने पूछा, गुल्लू, कौन सा रास्ता पकड़ना है। वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट से चलते हैं। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है वहाँ से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू हंसने लगा और बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आ जाएगा, क्यों डरता है, हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज़ से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डरकर भाग जाएंगे। और हम तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर से झटके मारकर रुक गई। गुल्लू बोला, बोल अब क्या हुआ, चलाना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है, पेट्रोल खत्म, ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर गाड़ी लाना, लेकिन ये ऐसे ही ले आया। हरीश अपनी बैठी और भर्राई हुई आवाज़ से बोला, अरे देर हो रही थी, इसलिए जैसी थी वैसे ही ले आया, अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है। वहीं से बगल में एक संकरा सा रास्ता दे रखा है, जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक गाड़ी निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो बरगद का पेड़ हमें देख रहा है और हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। अचानक से मेरी नज़र चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि ज़रूर ये कोई भूतिया पेड़ होगा, इसीलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया था, भगवान की तस्वीर रख दी थी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। वही पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे। शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम 3 दोस्त। दिसंबर की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे।
यहाँ भी हर एक जगह वही अक्षर की आकृतियां बनी हुई थी। हमें एक अजीब गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके थे, लगभग 4 से 5 किलोमीटर। धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी। पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर अलाव जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 1 बज रहे थे। हम लोग गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने की जगह ढूंढी, फिर लकड़ियाँ इकट्ठा की और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम लोग आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी जिसका दरवाज़ा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दीवार पर वहीं की लोक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना ज़रा। गुल्लू वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना 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 अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गुल्लू बोला। और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी। ठंड का आभास खत्म हो चुका था। हमने काफ़ी लकड़ियाँ जोड़ ली थी जलाने के लिए, इससे आग काफ़ी तेज थी। हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई, क्या होती है चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो प्रकट हो जाएगी? डर तो तुम अब रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो, मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में, मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भर्राती हुई डरावनी सी आवाज़ में लगा सुनाए चुड़ैल के किस्से। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बताओ, ये चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो, चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती है, ये मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा, कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे से बिखरे हुए, थोड़ी नुकीली लंबी सी होती हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ छाई रहती हैं। ये कोई भी रूप धारण कर लेती हैं, स्त्री पुरुष कोई भी। ये किसी की आवाज़ निकाल कर तुम्हें बहला सकती हैं। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती हैं। तुम्हारे किसी चहते की आवाज़ इस तरह निकाल कर पुकारती हैं जैसे वो कोई मुसीबत में हो, और तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती हैं और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती हैं। इतने में गुल्लू बोला कि डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है। तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज़ है? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो जैसे बताया कि मरने के बाद बनती हैं, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो डायन थी। पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी तुमने, क्योंकि उसको कौन मारेगा जो पहले ही मर चुका है। तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता? मैंने पूछा। गुल्लू बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के नीचे दफना दें तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। और फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि मेरी दादी ने बचपन में मुझे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100 से 150 साल पुराना किस्सा होगा, नालेबा का। मैंने पूछा, ये नालेबा क्या भला है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कलाना।
अच्छा, मैंने कहकर कहा, सुनाओ सुनाओ। ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर पर एक बड़ा सा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के आधे शरीर को, मतलब धड़ के नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था, नालेबा, मतलब कलाना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों करते थे और नालेबा क्यों लिखते थे? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दों को 2 हिस्सों में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था और दूसरे को दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अप्राकृतिक मौत से मरेगी वो चुड़ैल बनती है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बस इसीलिए इनके खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए। यानी कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी। इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर न चला जाए। और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। हरीश बोला, एक साथ इतने प्रश्न सबका जवाब देता हूँ। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का कोई सदस्य वहां भेड़ या बकरियां बांध कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई कि ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में सबको पता ही होगा, फिर क्या जरूरत आ गई? गुल्लू ने पूछा। इस पर हरीश का जवाब था कि गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना। ये मुख्य सड़क के पास ही है गांव। बहुत से लोग आते जाते थे बाहर से, इसीलिए कोई भूल के वहां न रुके, इसलिए लिखना जरूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? मैंने उत्सुकता से पूछा। हरीश ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ऐसा गांव वालों का मानना था। गुल्लू बोला, और वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? हरीश बोला, सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपने भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। पूरा दिन घर के काम करती थी। शाम को अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी और शाम का समय था। सूरज छिप चुका था। भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों से कूदकर भाग गई। वो भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा कि भोली कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई। वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नज़र नालेबा पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, भोली भोली, पर वो बाहर नहीं आई। वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ जानवरों के हड्डियों के कंकाल पड़े थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए। उसने कांपते होठों से आवाज लगाई, भोली भोली, और अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। बिखरे हुए बाल थे उसके। चारों ओर खून बह रहा था। वो वहां जमीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज गूंज रही थी। वो स्त्री उसको देखकर बहुत ज्यादा सहम गई थी। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। वो डर से थर थर कांप रही थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज दी, भोली भोली। उसकी आवाज सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली महिला ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए उसकी ओर अपना पूरा सर घुमा दिया। अब वो उस स्त्री को
वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथों में थी भोली, जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी भोली को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया। वो स्त्री दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जैसे ही उस स्त्री को इसका आभास हुआ, उसने भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए और अब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि अब वो कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी, गांव में प्रवेश कर सकती थी, क्योंकि उसे अब पूरा शरीर मिल चुका था। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी। आलम यह था कि जो भी पुरुष अकेले सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती, आवाज लगाती, जो भी पुरुष दरवाजा खोलता उसको साथ में हवा में लेकर गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी। फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश की और इसका उनको वही उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था, और वो उपाय था कि सबने अपने दरवाजे पर लाल स्याही से लिख दिया था, नालेबा अर्थात कलाना। ऐसा कहने से ये फायदा हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर आती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ पाती तो वापस चली जाती, और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा लिखा हुआ पाती और फिर वापस चली जाती। इस तरह ये क्रम चलता रहता और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा। वो डरे सहमे रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर था। रात को उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना हो तो वो नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन शुरू कर दिया और वो गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव अभी भी है और वो चुड़ैल भी अभी भी है। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ चुका है। वो आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वो अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। अब वो चुड़ैल सिर्फ कब्रिस्तान या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव में लगी हुई मुख्य सड़क पर वो सुनसान रास्तों पर भटकती रहती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है और उनका भक्षण करती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ जानवर, भेड़ बकरियां नहीं खाती, बल्कि वो अब इंसानों को भी खाती है। कहते हैं कि वो खंडहर हो चुका गांव, कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलोर मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया। फिर भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरता है, क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नज़दीक उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता है। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा। हमारा शरीर कांप रहा था। तभी मेरी नज़र अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने वाला था। फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि ये अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियाँ लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपश ले सकें। हरीश ने कहा, मुझे मालूम है कि लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, मैं अभी आया। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया, वहीं उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने उसके पीछे गया और मैं भी उनके साथ हो लिया। हरीश थोड़ा तेज तेज चल रहा था, वो हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वो दीवार के उस तरफ चला गया लकड़ियाँ लेने। तभी मेरी नज़र उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। मैंने गुल्लू को कहा, अब पढ़ो, हम इसके काफ़ी नज़दीक हैं, अब समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश की। उसको पढ़ते ही गुल्लू की जुबान जैसे हलक में अटक गई हो। ऐसा लगा वो कुछ बताना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें? वो घबराते हुए अटकते अटकते बोला, नालेबा। और मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वो पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा
कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में बरगद का पेड़ था, उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडहर वीरान गांव मिला था, वहां भी दरवाजों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृतियां बनी हुई थी। फिर मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह से उस चुड़ैल के साए में फंस चुके हैं। अब वो चुड़ैल अपने चंगुल से हमें बचकर जाने नहीं देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस चुके हैं। और ये कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हरीश शायद लकड़ियां ढूंढने आगे निकल चुका था। जब हम वापस अपनी गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है और हम पर चिल्ला रहा है, क्या यार, तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़ गए? मैं तुमसे कहा था कि मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। वो पीछे ही पेट्रोल का पंप दिखा था मुझको, इसलिए डिग्गी से मैं कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था। वो कहकर भी गया था कि मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, फिर भी तुम लोग वहाँ मुझे अकेला छोड़कर चले आए। हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फोन भी नहीं लग रहा था, कब से पैदल चल रहा हूँ। एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नजदीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा कि गाड़ी नंबर बताया, इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट मांगी थी उसने बाईपास पर जाने से मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं मरना वहाँ जाकर। ये कहकर उसने बाईपास के पास मुझे छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए पैदल चला आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे क्या देख रहे हो, चलो बैठो गाड़ी में, घर नहीं चलना है क्या? हम सब स्तब्ध से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगाता हुआ हमारी ओर आया, अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ियां ले आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियां लेकर हमारी ओर आ रहा था। हम थर थर कांप रहे थे, हमारे सारे दांत किटकिटा रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इधर भी हरीश, उधर भी हरीश, कौन सही कौन गलत, हम किस माया जाल में फंस गए हैं। जैसे ही लकड़ियां लिए हुए हरीश हमारे नजदीक आया तो उसकी नजर हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी। दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियां जमीन पर गिर गई और तेज हवा का झोंका आया और वो हरीश अब भयानक हंसी वाले चुड़ैल में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियां और नुकीली ठुड्डी देखकर हमें समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता है। अब हमें उससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वो हमारी ओर बढ़ने लगी, हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला कर दिया। जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई। हम तीनों अलग दिशाओं की ओर भागे। फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वो बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काट कर वहां से बच्चे को निकाल कर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना था। ये कार्य बहुत ही कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहां हमने उस महिला की लाश को देखा। वो लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर एक छोटा सा कंकाल है। वो निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया। उसके बच्चे को उठाते ही वो चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमला करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करने लगे और बचते बचाते जैसे तैसे हम डरते हुए बरगद के नीचे पहुंचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वो हमें लगातार परेशान कर रहे थे और हमें ये काम नहीं करने दे रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हनुमान चालीसा के असर से
कटे हुए पैर शांत हो गए। गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा कि हवा में चारों तरफ चुड़ैलें मंडराने लगी। वो सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैलें थी वो उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। अब हमने बच्चे को दफना दिया था, उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस कारण से सभी चुड़ैलें औरतों के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल चुकी थी। अब बचना हमारे लिए और मुश्किल लगने लगा था। अब हम सबको काफी चोट आ चुकी थी, हम लहूलुहान हो चुके थे। अब तो सिर्फ वहां से भाग कर ही जान बचाई जा सकती थी, परंतु भागे कैसे? हम नहीं चाहते थे कि हमारा और खून बहे और हम इन चुड़ैलों का भोजन बन जाएं। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हीं आकृतियों को बना दिया जिनका अर्थ होता है नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों उसमें बैठकर वहां से भाग निकले। चुड़ैलें हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने हमारे गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वो वहीं रुक गई और हम वहां से सही सलामत वापस अपने घर पहुंच गए।